हिमांशु नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में आज तो बढ़िया मूड माहौल बना सेकंड हाफ के अंदर। क्या लग रहा है, जो हाल फिलहाल की तेजी थी वही बॉटम बन गया या अभी और कुछ डाउनसाइड दिख रहा है निफ्टी बैंक में? नमस्कार सुमित जी। तो कल हमने यहाँ पर सुमित जी तेजी की बात की थी और बाजारों ने आज ओबलाइज किया हमको इस व्यू के साथ। देखिए, अच्छी बात आज सुमित जी ये रही कि सुबह बाजार ग्लोबल की उसके चलते एक तेजी के साथ खुला। ड्यूरिंग द डे फर्स्ट हाफ एक डिप मिला, लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह की फॉलोअप बाइंग यहाँ पर देखने को मिली वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक मोटिवेटिंग है। और उससे ये बात साफ होती है सुमित जी कि शायद यहाँ पर एक्सपायरी तक के लिए हम कम से कम सेफली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बाजार 18,000 के आंकड़े को तोड़ने वाला जल्दी से नहीं है। अगर आज आप बाजार में जो सेटअप है वो देखें तो बाजार में क्लियरली 18,200 का जो इंपॉर्टेंट 18,200 250 का एक हर्डल बना हुआ था, अब मुझे लगता है कि कल के सेशन के लिए इनफैक्ट वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 18,180 का एक स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है कि कल के सेशन में भी तेजी की पोजीशन का ट्रेड लिया जा सकता है। निफ्टी में 18,380 18,400 तक के लिए मैं इनिशियली टारगेट हाई करूंगा, जहां पर मैं एक बार मुनाफा वसूल करने की भी सलाह दूंगा। क्योंकि अभी सुमित जी, आपकी बात का जवाब देने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये जो करेक्शन है ये खत्म हो चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल रही है और जिस तरह की आज जो पार्टिसिपेशन ब्रॉडर मार्केट की तरफ से आई वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर करती है कि हो सकता है कि हम एक्सपायरी से पहले 18,400 या 18,500 तक की तरफ भी जाने की कोशिश करें। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में अगर हम सुमित जी बात करें तो कल हमने जो हमारा व्यू था वो यही था कि निफ्टी बैंक एक लो हैंगिंग फ्रूट था। तो हो सकता है आज के सेशन में, जो कि आज का बीता हुआ सत्र था, वहां निफ्टी बैंक के मुकाबले निफ्टी में एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, निफ्टी रिस्क के स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले और ऑलमोस्ट वही हमने आज होता हुआ बाजार में देखा। निफ्टी बैंक में एक इनसाइड डे बनता हुआ नजर आया, जहां पर आज का जो पूरा रेंज था वो पिछले कल के अंदर समाती हुई नजर आई। जो रेंज थी वो श्रिंक हुई और मुझे लगता है कल के सेशन में भी निफ्टी बैंक में जो रेंज है वो और श्रिंक होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि व्यू अभी भी पॉजिटिव है। 41,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए एक एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक ने बना लिया है। बट अप साइड में 41,450 41,600 और उसके बाद 41,800, ये मुझे लगता है कि कुछ हार्डल्स हैं जहां पर इस एक्सपायरी के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा शायद हार्डल निफ्टी बैंक फेस करे। तो ऑल इन ऑल सुमित जी, जो व्यू है वो पॉजिटिव है। दोनों ही इंडाइसेस में खरीदारी की सलाह है और मुझे लगता है कि 18,400 18,500 निफ्टी में यहां पर आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। 18,400 18,500 निफ्टी में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ये बात भी उनका कहना सही है हिमांशु का कि शायद हायर लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आए। तो अभी ओवरडन नहीं हुई है ये गिरावट, ये कहना अभी सही नहीं रहेगा। इसीलिए 1,380 18,380 के आसपास आके वो कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं। 18,180 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें चले। अच्छा हिमांशु, तेजी की बात हो ही रही है तो आपने कहां पर अपनी इंडिविजुअल कॉल्स रखी हैं? कौन से शेयर जिन पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? उसमें जी ऑटोज में आज एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। हमने यहाँ पर देखा कि टाटा मोटर्स में काफी अच्छा सेटअप था। और दूसरा स्टॉक जो मुझे स्पेस से पर्टिकुलरली पसंद है, जिस पर मैं कल के सेशन में दाव लगाना चाहूंगा, वो रहेगा टीवीएस मोटर्स का। यहाँ पर हमने देखा कि एक अच्छी तेजी के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन, इनफैक्ट एक डिप, और आज जिस तरह की स्ट्रेंथ इस काउंटर ने दिखाई है, जिस तरह की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कल के सेशन में भी एक जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो टीवीएस मोटर्स मुझे लगता है कि 650 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 618 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। क्लियर कट हमने देखा है कि यहाँ पर 620 630 जहां पर भी कॉल राइटिंग थी वहां पर अनवाइंडिंग एक्टिविटी आज काफी सिग्निफिकेंटली देखने को मिली है। लॉन्ग ओवर एडिशन भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है टीवीएस मोटर्स में आपको कल के सेशन में 650 तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पर पसंद है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल का। यहाँ पर भी सुमित जी हम देखें तो आज एक अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक बुल्स के द्वारा देखने को मिला। राइट फ्रॉम द वर्ड गो, सुबह से ही यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली थी और बंद होते होते जो 257 258 का एक इमीडिएट हर्डल था, उसके बाद उसके ऊपर भी स्टॉक डिसाइसिवली क्लोज होने में कामयाब रहा। शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हैं और 270 275 से पहले कोई इमीडिएट हर्डल मुझे चार्ट पर नजर नहीं आता। आदित्य बिरला फैशन रिटेल में यहाँ पर कल के सेशन में खरीदारी करें। एक छोटा स्टॉप लॉस 257 रुपए का मेंटेन करें और 272 रुपए तक का टारगेट आपको यहाँ पर कल के सेशन में आता हुआ नजर आ सकता है। ABFRL, अच्छा दो नाम, पहला है ABFRL यानी
एक है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल और दूसरा है टीवीएस मोटर, जिनके ऊपर वो दांव लगाने की बातचीत हिमांशु कर रहे हैं और अच्छे अपसाइड इन दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा हिमांशु, अब कुछ स्टॉक की चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम तो हाल में जो 2 नंबर्स आए हैं उससे शुरुआत करूंगा, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस। दोनों के नंबर कुछ देर पहले जो आए हैं और क्रूशियल पार्ट ये है कि एक्सिस बैंक के केस में नंबर्स अनुमान से बेहतर प्राइमा फेसी अभी दिख रहे हैं। बहुत सारी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं, बिटवीन द लाइंस हैं, बहुत सारे कॉन कॉल्स हैं। इन सब के बावजूद इन दोनों को लेकर इंडिविजुअली चार्ट पर आपकी राय रणनीति क्या है? तो सुमित जी, एक्सिस बैंक का सेटअप तो काफी पॉजिटिव है, नो डिनाइल अबाउट दैट। हमने कल भी इसके बारे में जिक्र की थी कि जब तक ये स्टॉक 820 के ऊपर बना हुआ जी जी, चलिए शायद अभी हिमांशु संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार आपकी स्क्रीन पे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक्सिस बैंक के नंबर्स और बजाज फाइनेंस के नंबर्स भी। एक्सिस बैंक के केस में एनआई करीब 7326 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा है। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों में गिरावट है, 3.85% से घटकर 3.53% के आसपास से ग्रॉस एनपीए का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा और नेट एनपीए भी करीब 1.2% से घटकर 1.08% के आसपास तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं। और उसके अलावा जो ओवरऑल सिनेरियो है एनआई फ्रंट पर, पैट फ्रंट पर, वहां पर इंप्रूवमेंट है। प्रोविजनिंग फ्रंट पर थोड़ा सा नंबर डिक्लाइनिंग साइड पे जाता हुआ दिखाई पड़ा, तो बेटर साइड पे नंबर है, क्योंकि बड़ी तेजी ऑलरेडी देखी गई है तो किस हद तक डिस्काउंटेड है कहना मुश्किल है, लेकिन नंबर्स अच्छे आए। दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस के केस में भी जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे तो उसी के आसपास ही इनके एक आंकड़े आते दिखाई पड़े हैं। बहुत सारे अपडेट Q1 के ऑलरेडी बजाज फाइनेंस में आ चुके थे। एनपीए फ्रंट पर बजाज फाइनेंस में भी करीब 3% से घटकर 2.5% के आसपास एनपीए तिमाही के अंदर बजाज फाइनेंस ने पोस्ट किए हैं और जो इनकी लोन ग्रोथ है, यूएम के नंबर्स हैं, वो कुछ हद तक ऑलरेडी मेंशन किए जा चुके थे। नेट एनपीए भी स्लाइटली गिर कर आए, 1.5% के आसपास से टूट के 1.25% के आसपास तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। मुनाफा 964 करोड़ से बढ़ के 1481 करोड़ इस तिमाही में पोस्ट हुआ, तो दोनों ही साइड पे जो नंबर्स हैं वो बेहतर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए हिमांशु से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अब दीपाली से चर्चा कर लेते हैं। 2 नंबर्स कल आने वाले हैं। बजाज फाइनेंस के नंबर आपने आज देखे, बजाज ऑटो के नंबर्स कल आएंगे और साथ ही साथ मारुति के नंबर्स भी कल ही आएंगे। तो दीपाली, आप सिलेरियो की ड्राइव तो कुछ दिन में करेंगी, लेकिन मारुति और बजाज क्या अनुमान लगाकर चले आप? कल रिजल्ट हैवी डे है, कई कंपनीज है जिनके अर्निंग्स पर फोकस रहेगा निफ्टी नॉन निफ्टी स्पेस से, लेकिन 2 स्टॉक्स की खास तौर से चर्चा कर लेते हैं। दोनों ही ऑटो स्पेस को बिलोंग करते हैं, वो है मारुति और बजाज ऑटो। नंबर्स की शुरुआत करेंगे मारुति के साथ। जो नंबर्स हैं वो थोड़े हल्के ही रह सकते हैं। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 3% के आसपास की ग्रोथ रहेगी सालाना आधार पर, महज 3% ऊपर इनफैक्ट आए रह सकती है। मुनाफा 44% घटकर आ सकता है, सिर्फ 767 करोड़ आने की आशंका है, 1371 करोड़ से घटकर। इसके अलावा अगर आप एबिटा देखेंगे तो यहाँ पे 43% का ड्रॉप आने की पॉसिबिलिटी है सालाना आधार पर, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं वो सीधे 10.3% से घटकर 5.6% पर हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मार्जिन हाफ होते हुए दिख रहे हैं मारुति के। तो वीक सेट ऑफ अर्निंग्स मारुति की ओर से आ सकते हैं। दरअसल चिप शॉर्टेज की वजह से जो वॉल्यूम्स है वो म्यूटेड रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर भी प्रेशर रहा है रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने की वजह से। हालांकि पास ऑन किया है कंपनी ने प्राइसेस को, रॉ मटेरियल कॉस्ट को, लेकिन उसके बावजूद भी मार्जिन एक हिट लेते हुए दिखेंगे। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे आप तो सालाना आधार पर 3.5% कम रहे हैं इस क्वार्टर में, और मार्जिन स्पेशली लगातार ये तीसरा क्वार्टर होगा जब गिरते हुए दिखेंगे। सीक्वेंशियल बेसिस पे हालांकि थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको मार्जिन में दिखेगी, लेकिन मार्जिन्स की पिक्चर आगे कंपनी की ओर से क्या रहेगी और साथ ही साथ चिप शॉर्टेज को लेकर कमेंट्री क्या रहेगी, प्रोडक्शन को लेकर क्या कमेंट्री रहेगी, वो इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन सो फार वीक सेट ऑफ अर्निंग्स मारुति के रह सकते हैं। बजाज ऑटो की बात करें तो नंबर्स अच्छे रहेंगे बजाज ऑटो के। उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट इनका काफी अच्छा करेगा, जिसकी वजह से अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट दिखेगी। रेवेन्यू 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 8623 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी के रह सकते हैं। मुनाफा 1138 करोड़ से बढ़कर 1184 करोड़ रह सकता है। एबिटा में 3% की ग्रोथ, और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 17.7% से घटकर 15% के आसपास रह सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग, मार्जिन थोड़ा सा हिट लेते हुए दिखेंगे। टॉप लाइन स्ट्रांग इसलिए दिख रही है क्योंकि इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है Q2 में वो 9% के आसपास ग्रो हुई थी सालाना आधार पर। और अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस देखेंगे, इनका डोमेस्टिक 2 व्हीलर हो या फिर इनके एक्सपोर्ट मार्केट हो, वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ रही है सालाना आधार पर। इनफैक्ट वाई बेसिस पे लगभग 30% की ग्रोथ इनके एक्सपोर्ट्स में रही है इस क्वार्टर में। तो नंबर्स डिसेंट एक्सपेक्टेड है बजाज ऑटो के, लेकिन आगे की कमेंट्री, एक्सपोर्ट मार्केट में जो ट्रैक्शन बना है वो कितना सस्टेनेबल है, इस पर कमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे।
तो मारुति और बजाज ऑटो दो नंबर जिस पे दीपाली अभी जिक्र करनी थी, और मारुति के केस में तो बहुत सारी चीज़ें क्रूशल हैं। चिप शॉर्टेज, इसके अलावा इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, फेस्टिवल की डिमांड, ये कुछ ऐसी चीज़ें इसको बाजार सुनना चाहेगा कमेंट्री के तौर पे, किस तरह के आंकड़े वहां पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छा हिमांशु, हम बात कर रहे थे एक्सिस बैंक बजाज फाइनेंस की, पहले आप उन पर टिप्पणी करें, फिर हम मारुति पर बजाज ऑटो पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक्सिस और बजाज फाइनेंस क्या करें इनमें? जी सुमित जी, तो जैसा कि मैं एक्सिस बैंक के बारे में बता रहा था कि मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 820 के लेवल के ऊपर टिका हुआ है, यहाँ पर सेटअप पॉजिटिव है। एक इंपॉर्टेंट बात बस ध्यान देने की वो ये है कि आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद एक्सिस बैंक में एक बड़ा मूव देखने को मिला था, तो हो सकता है कि ज्यादा पॉजिटिवली स्टॉक रिएक्ट ना करे, लेकिन सेटअप पॉजिटिव है फ्रॉम अ पोजिशनल परस्पेक्टिव। जब तक स्टॉक 820 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर तेजी का व्यू बना रहेगा। अपसाइड में 860 रुपए का एक लेवल है जो मैं पहले वॉच करूंगा। अगर 860 के ऊपर ये स्टॉक का नंबर्स के बाद निकलता है तो हो सकता है 880 और 900 रुपए तक भी ये स्टॉक आपको आने वाले समय में जल्दी शॉर्ट टर्म में जाते हुए नजर आए। बजाज फाइनेंस की सुमित जी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में है, और नंबर से पहले स्टॉक ऑलरेडी अपनी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 50 दिन की मूविंग एवरेज पिछले कल टेस्ट कर चुका है, जो कि लगभग 7400 7500 के आसपास बनी हुई थी। मेरे लिए एज अ चार्टिस्ट 8000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 8000 के ऊपर अगर ये स्टॉक सुमित जी निकलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग साइकिल स्टॉक में शुरू हो सकती है, और स्टॉक आपको नियर टर्म में 8300 8500 तक के भी लेवल्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो 8000 के ऊपर अगर यहाँ पर सुमित जी निकलता है तो मैं यहाँ पर कन्विंसिंगली एग्रेसिवली स्टॉक में खरीदारी की सलाह दूंगा फ्रॉम शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ट्रेडिंग के लिहाज से। ओके, 8000 अगर पार करता है तो आप इसमें एग्रेसिवली बाय करेंगे, लेकिन 8000 को एक बतौर रेजिस्टेंस आप जरूर देख के चलें। अच्छा, एक मारुति के ऊपर भी राय दीजिए अपनी हिमांशु। नंबर अवेटेड है और नंबर से पहले बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, काफी टूट भी चुका है शेयर, क्या करें? जी सुमित जी, हाँ देखिए मारुति में अच्छी बात यह है कि देखिए स्टॉक ने 6600 के लेवल से एक अपमूव की साइकिल की स्टार्ट की थी, 7800 तक का एक अपमूव दिया, और नंबर से जस्ट पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का जो क्लस्टर एरिया है 7200 7250 वहां पर ऑलरेडी आकर पहुंचा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि काफी हद तक अगर कोई नेगेटिव न्यूज है, तो अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव चीज नहीं है तो वो स्टॉक में काफी हद तक मुझे लगता है प्राइस इन है। मैं नंबर्स के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो वॉच करना चाहूंगा वो 7100 का होगा, या इनफैक्ट 7100 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी तेजी की पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। अपसाइड में 7500 7550 पहला लेवल होगा। स्टॉक अगर उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हो सकता है सुमित जी यहाँ पर लो एक्सपेक्टेशंस के चलते आपको मारुति में एक अपमूव की साइकिल की शुरुआत होते हुए नजर आए, और स्टॉक आपको 8000 के लेवल्स में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो हालांकि थोड़ी सी एक अग्रेसिव कॉल है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक बिल्कुल लो एक्सपेक्टेशंस के साथ लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर कल आपको एक पॉजिटिव अपसाइड देखने को भी मिल सकती है। अच्छा हिमांशु से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, क्योंकि यतिन ने आपको बताया था कि एक्सिस बैंक के ऊपर डीलर तेजी देख रहे हैं और एक्सिस बैंक के नंबर्स काफी साउंड आए हैं, प्लस हिंडाल्को की भी उन्होंने बातचीत की थी। तो यतिन, आज आपने डीलर्स रूम में कौन से शेयर चुने? जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, जो स्टॉक वो आज के सत्र में रेकमेंड कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है आईटीसी, क्योंकि नतीजों के पहले यहाँ ओपन इंटरेस्ट में लगभग 11% का इजाफा हुआ है तेजी की तरफ, लॉन्ग बिल्डअप यहाँ देखे गए हैं। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ पे एक बीटीएसटी की रणनीति देख सकते हैं। 240 का एक इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके ऊपर आपको 3-4 रुपए और ट्रेडिंग के लिहाज से तेजी में मिलने चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ वो खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। आईटीसी के अलावा बंधन बैंक एक ऐसा शेयर है जहां ट्रेंड काफी वीक है। पूरे बैंकिंग सेक्टर की अगर आप बात करें तो बंधन बैंक ने काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया है। तो डीलिंग रूम्स यहाँ एक पोजिशनल शॉर्ट कॉल अपने क्लाइंट्स को करवा रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो शॉर्ट ट्रेड्स भी वो इक्वली वेट दे रहे हैं। 290 से लेकर 295 के लोअर लेवल्स पे टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली, ऐसा उनका मानना है। और आज के सत्र में भी अगर आप ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस कर लें तो काफी अच्छे शॉर्ट पोजीशंस यहां आपको करंट सीरीज और नेक्स्ट सीरीज में देखने को मिले हैं बंधन बैंक पर। तो बंधन बैंक बिकवाली की बातचीत और आईटीसी तेजी की बातचीत यहां पर हो रही है। हिमांशु, आईटीसी कुछ चला था थोड़ा बहुत और उसके बाद वापस हायर लेवल से टूटा, अब नंबर्स भी अवेटेड है, कैसे देख रहे हैं आप इसको?
सुमित जी, मेरा व्यू भी स्टॉक पर पॉजिटिव है। देखिए, नंबर से पहले चला जरूर था, लेकिन वापस से वहीं पर आ गया है जहां से ये स्टॉक चला था। और वहां पर स्टॉक का इंसिडेंटली 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, जो कि पिछले कल का लो था। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स। मतलब अगर पोजिशनल थोड़े से 2-4 दिन का व्यू रखना हो तो मुझे लगता है इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड बेहतर लगता है। और थोड़ा सा अगर पोजिशनल नजरिया हो तो मुझे लगता है कि 250 रुपए तक का अपसाइड आपको आईटीसी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सिर्फ अगर कल के लिए प्ले की बात की जाए तो 234 रुपए का यहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस लगाकर 246 और 248 रुपए तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह दूंगा। अच्छा, एक बार मेटल स्पेस से आप टाटा स्टील को देखिए। आज बढ़िया नंबर आए, जेएसएल हिसार में मूव आया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके पूरे मेटल में प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ा और टाटा स्टील में अच्छी रिकवरी दिखाई लोअर लेवल से। क्या करना चाहिए मेटल में? टाटा स्टील जोरदार तेजी से डे हाई पे बंद हुआ। कोई मेटल से नाम आपने आइडेंटिफाई किया है क्या? तो सुमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बाजार को एक्चुअली अगर आखिरी के 1 घंटे में देखा जाए तो मेटल्स ने ही आगे रेस्क्यू किया और जबरदस्त तेजी वहां बनी। और टाटा स्टील भी यहाँ पर मुझे लगता है कि फाइनली शायद एक पुल बैक देने का पोटेंशियल रखता है। मुझे लगता है कि 1340 1345 यहाँ पर खरीदारी के जोन है, जहां पर खरीदारी करें। 1328 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ऊपर में 1365 1370 रुपए का एक पहला हर्डल है, पहला पड़ाव है, जिसका मैं यहाँ पर टारगेट लेकर चलूंगा। अगर 1370 रुपए के ऊपर ये स्टॉक निकलता है सुमित जी, तो मुझे लगता है यहाँ पर अच्छी तेजी 1400 रुपए तक के लेवल्स भी आते हुए नजर आ सकती है। दूसरा यहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर, वहां पर भी मुझे लगता है कि एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। 460 रुपए तक के टारगेट्स के लिए तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन जो असली जूस है वो मुझे लगता है कि जेएसएल और जेएसएल हिसार में मुझे लगता है कि जो वहां पर जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ब्रेकआउट्स कंटिन्यूअसली आते हुए नजर आया है। अगर आप देखें तो इस मेटल्स करेक्शन की साइकिल के बावजूद वो 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने नए आज ऑल टाइम हाई बनाए हैं। तो उन दोनों ही स्टॉक्स पर मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि जेएसएल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई है 240 250 रुपए तक के टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर जरूर आप हर गिरावट पे खरीदारी करके चले और वहां पर एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 170 रुपए का होगा। जेएसएल मुझे लगता है कि 240 250 के लिए यहाँ पर तैयार होता हुआ तैयारी की हो चुकी है। अच्छा, तो आपको रणनीति बताई गई है। ज्यादा बेटर जेएसएल हिसार को देखिए, जूस वहां ज्यादा अच्छा है और वैसे भी नंबर से ट्रिगर उसी का बना और उसके बाद तेजी है। लेकिन टाटा स्टील में 1365 1370 रुपए टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, तमाम शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए।